स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। 31 मार्च साल 2009 अचानक एक खबर आई कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई नूरा की 5:30 बजे शाम को दुबई में किडनी फेलियर से डेथ हो गई है, मौत हो गई है। ये जो खबर आती है अचानक, लेकिन इस खबर में कई सारे कन्फ्यूजन भी थे साथ में। कन्फ्यूजन कुछ इस तरह के थे कि कई लोगों ने कहा कि किडनी फेलियर से डेथ हुई है, कुछ ने कहा कि एब्डोमिनल कैंसर था और कुछ ने तो ये कह दिया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो ये अलग अलग कारण बताए थे मौत के। कुल मिला के देखा गया कि ओवरऑल नूरा की डेथ को, उसकी मौत को नेचुरल कॉजेज से या फिर एक नेचुरल डेथ हेल्थ इश्यू के कारण हुई बताने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन महज 2 हफ्तों के अंदर भारत की खुफिया एजेंसीज ने जो एक पर्दाफाश किया, उनके सामने जो खुलासे हुए, उसने पाकिस्तान के एक ISI के बहुत घिनौने चेहरे से पर्दा हटा दिया था। तो आखिर क्या ये खुलासा था, ये आपको बताने वाले हैं। आखिर कैसे ISI ने अपने टॉप एसेट दाऊद इब्राहिम के भाई को मारने के लिए कराची के सबसे कुख्यात अपराधी गैंगस्टर रहमान डकैत का इस्तेमाल किया था। आखिर क्यों साल 2006 से ही दाऊद के दोनों भाई नूरा और अनीस लगातार पाकिस्तान से भारत आने के प्रयास कर रहे थे, भारत आना चाहते थे। आखिर कैसे ISI ने छोटा शकील के जरिए इंटरनेशनल मीडिया में, खासकर भारत की मीडिया में, एक झूठी खबर फैलाई नूरा के डेथ की कि उसकी डेथ दुबई में हुई है। और आखिर असल में नूरा इब्राहिम कास्कर के साथ हुआ क्या था, ये सारी डिटेल जानकारी आज आपको मिलने वाली है। ये जो जानकारी है दोस्तों, पाकिस्तान की ISI का एक घिनौना चेहरा सामने रखती है। किस तरह से पाकिस्तान की ISI अपने ही 2 टॉप एसेट्स को एक दूसरे के खिलाफ यूज करती है। सारी चीजें आपको पता चलेंगी। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। साल 1986 1986 ये वो साल था जब दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे खौफनाक चेहरा बन चुका था। ये वही समय था जब दाऊद इब्राहिम के अंदर कुछ डर भी थे। डर ऐसे कि जो उसके ऊपर कारनाक बंदर रॉबरी केस चल रहा है, उसमें उसे सजा हो सकती है। मुंबई पुलिस ने अब पूरे गैंग्स का क्रैकडाउन करना मुंबई में शुरू किया है, तो वहाँ कहीं उसको पकड़ ना लिया जाए। और यही सारे डर थे जिनकी वजह से यही वो साल था 1986 जब दाऊद इब्राहिम मुंबई से दुबई भाग जाता है, फरार हो जाता है। दुबई भागा, दुबई जाके छोटा राजन, छोटा शकील के साथ उसने अपने जो डी कंपनी का पूरा एम्पायर था उसे बनाया। डी कंपनी के एम्पायर को बनने के करीब 3 साल के बाद ही 1989 ये जो साल आया, ये वो साल था जब दाऊद का छोटा भाई, जिसका नाम था नूरा, पूरा नाम कहा जाए तो नूर उल हक इब्राहिम कास्कर, नूरा जो था वो भी 1989 में महज 3 साल के बाद दाऊद के जाने के मुंबई से वो भी दुबई चला जाता है और वहाँ जाके दाऊद के डी कंपनी के जो गलत काम थे, गलत धंधे थे, उनमें संलिप्त हो जाता है, उसमें शामिल हो लेता है। लेकिन नूरा के बारे में बताया जाता है कि वो दाऊद इब्राहिम या दाऊद के जो बाकी भाई थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग उसको देखा जाता था। नूरा, जिसका जन्म 1958 में 1958 में मुंबई के बोरी मोहल्ले के टेमकर स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर में हुआ था। ये वो अपार्टमेंट था जहाँ पे दाऊद का पूरा परिवार उस समय पर रहता था। इब्राहिम कास्कर जो उसके पिता जो मुंबई पुलिस में थे वो भी वहीं पे रहते थे। तो यहीं पे नूरा का जन्म हुआ था। शुरू से ही नूरा जो था नागपाड़ा में स्टार्टिंग में अपने गैराज में एक काम करता था, लेकिन उसके बाद उस काम को छोड़ने के बाद वो अपने बड़े भाई के जो पद चिन्ह थे, या ये कहें कि उनके स्टेप्स को, दाऊद इब्राहिम के स्टेप्स को फॉलो करने लगा और यहीं पे आगे जाके क्राइम की दुनिया में उतर जाता है। अब यहाँ से समय जो आगे बढ़ा, 80 का दशक आया। 80 के दशक में एक तरफ जब देखा जाता था कि दाऊद इब्राहिम पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में क्राइम की दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अपने आसपास के सारे गिरोह, सारे गैंग हैं जो उनको ख़त्म करता जा रहा है मुंबई के अंदर। इस समय पर नूरा ने दाऊद से हटकर, दाऊद के नाम पर ही, लेकिन दाऊद से थोड़ा अपना धंधे को, अपने काम को अलग करके उसने अपना खुद का एक नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया। ये वसूली नेटवर्क हुआ करता था। नूरा यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, खासकर इन एरियाज़ के जिनके नाम हम अभी आपको बताने वाले हैं, जिसमें नागपाड़ा, पैठोनी, डोंगरी और मोहम्मद अली रोड, इन चारों जगह के अराउंड जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, इन सबको टारगेट करता था, उनसे वसूली किया करता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक वेरिएशन एक्सटॉर्शन का आप इसको देख सकते हैं। एक्सटॉर्शन करने के बाद में यहाँ से जो भी पैसा होता था तो उसने अपना एक खुद का एक छोटा सा एम्पायर बना लिया था। हालांकि उसको कभी भी अनीस इब्राहिम या दाऊद इब्राहिम या जो इसके दाऊद के बाकी गुर्गे थे, छोटा शकील जैसे, इन लोगों के साथ में उस लाइन में कभी खड़ा नहीं किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा भी, क्योंकि ये जो था उतने सीवियर क्राइम नहीं करता था कभी भी। वो जो बिगर क्राइम जिन्हें कहा जाता है, खतरनाक, वो सारे नूरा ने कभी किए नहीं। ये सारी चीज़ें थी। अपना बिजनेस लगातार चलाता रहा। नूरा के ऊपर कई सारे शुरुआत में केस जो थे वसूली के, वो भी मुंबई के पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए, लेकिन बताया यह जाता है कि कई सारे ऐसे केसेस थे जो बिजनेसमैन ने आपस में ही ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दाऊद के भाई का नाम उनकी तरफ से पुलिस में जाए। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती हैं। 1986 आया, ये वही 80 का दशक था। 86 में जब हमने आपको बताया दाऊद इब्राहिम दुबई भागता है यहाँ से मुंबई से। 3 साल के बाद 1989 में नूरा भी दुबई चला जाता है और नूरा दुबई जाके अपने
भाई दाऊद इब्राहिम के साथ में काम करना इस तरह से शुरू करता है कि अनीस इब्राहिम जो उसका एक और भाई था, अनीस के साथ उसने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लिंक्स होते थे, अंडरवर्ल्ड के मैटर्स होते थे, किस फिल्म में क्या पैसा लगेगा, किससे क्या वसूली करनी है, एक्सटॉर्शन करना है, खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने भी काम थे उसमें अनीस और दाऊद इब्राहिम नूरा को भी शामिल कर लेते थे। तो वो यहाँ जाके असिस्ट करने लगता है अनीस इब्राहिम को, नूरा दुबई में बॉलीवुड के जितने भी काम थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि नूरा के बारे में बताते हैं कि उसको पोइट्री का, शायरियों का बहुत ज़्यादा शौक था। एक समय पर वो लिरिसिस्ट बनना चाहता था, यानी कि हिंदी फिल्मों में गाने लिखना चाहता था। और यही वजह रही कि दुबई जाने के बाद भी नूरा के कई सारे ऐसे बॉलीवुड के, बहुत ही बड़े बड़े बॉलीवुड के ऐसे म्यूजिक कंपोजर्स थे वो जिनके बहुत क्लोज आ चुका था, उन्हें बुलाता था दुबई। और खासकर एक वाकया भी हुआ कि एक बहुत बड़े कंपोजर, फेमस कंपोजर, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक कंपोजर, उन्हें मुंबई पुलिस ने, जब वो दुबई से वापस आए थे तो उनसे पूछताछ भी की थी, क्योंकि एक वीडियो उस समय पर मुंबई पुलिस के पास पहुंचा था जिसमें देखा यह जा सकता था कि दुबई में दाऊद इब्राहिम के बर्थडे पर पूरी इब्राहिम फैमिली जब वहाँ पे है, दाऊद की पूरा परिवार जब वहाँ पे है, तब ये म्यूजिक कंपोजर एक पोएम पढ़ रहे थे जो कि लिखी गई थी दाऊद इब्राहिम के लिए नूरा के द्वारा। तो उसको ये सब गाने लिखने का, शायरियाँ लिखने का, पोएम्स लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इस तरह के म्यूजिक कंपोजर बॉलीवुड में उसके इंटरेस्ट को देखते हुए ये सारे काम उसको दिए गए। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है, खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, कितना सच कितना झूठ ये आप डिसाइड करिएगा, लेकिन ये कहा जाता है, सामने रिपोर्ट्स आती हैं कि 1951 में, 91 में माफ़ कीजिएगा, 1991 में सलमान खान और रवीना टंडन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था पत्थर के फूल। इसमें एक गाना था, एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था इस मूवी का, तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ। ये जो गाना था, इसके लिरिक्स, इसके जो बोल थे, वो लिखे गए थे नूरा के द्वारा ही। खैर वहाँ पे एक नाम छुपा के इसको आगे दिखाया गया था कि कौन है आखिर लिरिसिस्ट इस गाने का। तो खैर ये सारी रिपोर्ट सामने आती हैं, कितनी सच कितनी झूठ ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये 90 के दशक के शुरुआती कुछ साल थे। इस समय तक बताया जाता है नूरा का दुबई से मुंबई आना भी होता था, कई बार अपने परिजनों से मिलने के लिए वो मुंबई आया करता था, पुराने दोस्तों से मिलने आता था। लेकिन 2 साल के बाद ही 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आईएसआई ने पाकिस्तान की दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर, टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई पर, देश के सबसे बड़े महानगर पर सबसे बड़ा आतंकी हमला कराया भारत का। काफ़ी लोगों की इसमें जान गई। और यहाँ दाऊद इब्राहिम का नाम आने के बाद बताया जाता है 1993 के बाद से नूरा कभी भी मुंबई आ नहीं पाया, वो कभी वापस यहाँ पे नहीं आ पाया। दुबई में पूरी तरह से वो सेटल होता है। इस बीच में बताते हैं नूरा ने अपने बिजनेस को वहाँ पे नर्चर करना भी शुरू किया। अनीस ट्रेडिंग के नाम से दुबई के नासिर स्क्वायर में एक बहुत बड़ी फर्म हुआ करती थी, उसको पूरा नूरा ही मैनेज करता था। दूसरी चीज़, मीना बाज़ार में दुबई के जो चॉइस टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी है, यहाँ पे मीना बाज़ार में उसका जो ऑफिस था वो भी नूरा देखता था। इसके अलावा उसे दाऊद इब्राहिम ने और अनीस इब्राहिम ने नूरा को 2 इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स जो थी वो भी मीना बाज़ार में दुबई के खुलवाई थी। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी उसकी, जो वो हमेशा से उसको दाऊद और अनीस ने थोड़ा अलग ही रखा था अपने जो मेन क्राइम का इनका जो एक बिजनेस था उससे। काफ़ी सारी चीज़ें थी, हालांकि वो संलिप्त था इनके सारे क्राइम्स में, फिर भी उसको दूर रखा करते थे। तो यहाँ पे ये सब बिजनेस जो था नूरा का वो चलता है। 1993 की ये बात रही, लेकिन अगले ही साल 1994 के आसपास में बताया जाता है जब दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन से स्प्लिट के बाद में, जब छोटा राजन डी कंपनी को छोड़ के गया है 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, यहाँ से जो रिफ्ट आया, जो चेंज आया डी कंपनी के अंदर, दाऊद को ये डर था कि कहीं छोटा राजन भारत की खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर उसे दुबई में पकड़वा ना दे, कहीं उसका चैप्टर खत्म ना हो जाए। इस वजह से यही वो साल था 1994 जब दाऊद इब्राहिम ने आईएसआई की मदद ली। आईएसआई की मदद ली जाती है कराची में, पूरी तरह से आईएसआई के सेफ शेल्टर में दाऊद इब्राहिम को सेफ प्रोटेक्शन में रखा जाता है। दाऊद, यही वो साल था जब दुबई से कराची भाग गया, पाकिस्तान भाग गया, और तब से आज तक जो हम लोग बताते हैं, कहते हैं कि दाऊद पाकिस्तान में है। ये यहीं से शुरुआत इसकी हुई थी। दाऊद पाकिस्तान भाग जाता है अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को लेके। फैमिली मेम्बर्स में उसके दोनों भाई, जो तीनों भाई थे उसके, अनीस, इकबाल और नूरा, उनके जो वाइफ और बच्चे थे, इन सब को लेके, उनकी फैमिलीज़ को लेके वो यहाँ पे चला गया था। हालांकि बाद में उसका एक भाई जो है वो, इकबाल शायद, जो मुंबई में भी पकड़ा गया बाद में, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आके रहने लगा था। तो खैर यहाँ दाऊद जब कराची शिफ्ट होता है, कराची में आईएसआई जो थी, आईएसआई को दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरी थी डी कंपनी, क्योंकि मुंबई में तो ये आईएसआई दाऊद के थ्रू अपने ऑपरेशंस कराई सकती थी, जितनी एंटी इंडिया एक्टिविटी है वो कराई सकती थी। लेकिन इस समय पर जो इंटरनेशनल प्रेशर लगातार डेवलप होता था पाकिस्तान के ऊपर, आईएसआई के ऊपर, कि इन लोगों के तार जो हैं वो सीधा जाके जुड़ते हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद से। तो यहाँ पे अब आईएसआई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को दाऊद इब्राहिम के एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में टेरर फैलाने के लिए यूज़ कर सकती थी। तो अब 90 के दशक के आखिरी कुछ सालों में जब दाऊद कराची में सेटल हुआ है, कराची इस समय पर बताया जाता है कि एक बैटल ग्राउंड की तरह था, जहाँ पे उस समय की रिपोर्ट के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 200 से ज़्यादा गैंग जो थे वो ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व थे। आप सोचिए कि मुंबई में जो एक मुंबई अंडरवर्ल्ड बना, उसमें महज
20 से 25 गैंग, 20 से 30 गैंग ऐसे गैंग्स बताए जाते थे जो मेजरली बहुत बड़े क्राइम करते थे। लेकिन यहाँ कराची के अंदर 200 से ज़्यादा ऑर्गेनाइज गैंग थे जो सीवियर खतरनाक क्राइम जो थे वो करते थे। बुरी तरह लोगों को, अगर किसी की हत्या हो रही है तो उसमें टॉर्चर करके हत्या करते हैं। इस तरह के बड़े बड़े जो क्राइम थे वो कराची में डेवलप होने शुरू हो चुके थे। इसी समय पर दाऊद इब्राहिम की जो डी कंपनी थी, डी गैंग था, दाऊद गैंग, इसने यहाँ पे ग्रो करना शुरू किया। इस बीच कराची में पहले से ही एक गैंग, बहुत बड़ा गैंग मौजूद था जिसका नाम था लियारी गैंग, बलोच गैंग, जिसका लीडर हुआ करता था सरदार अब्दुल रहमान बलोच, यानी कि रहमान डकैत। रहमान डकैत यहाँ पे इस पूरे गैंग को चलाता था। कराची बेसिकली एक ऐसी जगह बन चुकी थी इन गैंगस्टर्स के लिए जहाँ पे जो वीक गवर्नेंस सिस्टम था, खासकर जो एक कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे लगातार ग्रो कर रही थी, यहाँ पे इन सबको ये एक्सप्लॉइट कर सकते थे गैंगस्टर्स। और इसी वजह से वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी इन सारे गिरोह को, इन सारे गैंग्स को सपोर्ट करने लगी थी। कराची के अंदर एक एरिया जिसको लियारी कहा जाता है, हाल ही में धुरंधर एक मूवी आई तो उसमें काफ़ी फेमस हुआ ये एरिया। लियारी एक बलोच डोमिनेटेड एरिया था। 70 से ही, 70 के दशक से देखा जाए तो वहाँ पे बलोच डोमिनेटेड वो एरिया रहा था। क्राइम के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई रहा था वहाँ पे। ड्रग्स, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग कॉमन बात थी, आम बात थी बहुत ज़्यादा। और इन सब में एक गैंग जो बलोच गैंग था जिसका लीडर हुआ करता था सरदार अब्दुल रहमान बलोच, रहमान डकैत, तो वो सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा कुख्यात अपराधी माना जाता था। रहमान डकैत के जो पॉलिटिकल कनेक्शंस थे उनकी वजह से उसको ये जो बढ़त मिली थी बाकी क्रिमिनल से कराची के, तो वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न बताया जाता है क्योंकि उसकी जो पॉलिटिकल बैकिंग थी, कनेक्शन थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी जो पीपीपी है, पीपीपी के वो एक्सट्रीमली क्लोज था, खासकर बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान काल में जब वो रहती थी यहाँ पे, पाकिस्तान की एक बड़ी लीडर रही, उस समय पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज आया इस पार्टी से। उसके बाद ये भी बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को उसने उनकी कई सारी रैलीज़ में प्रोटेक्शन भी दिया था, एक दफ़ा बचाया भी जब उनके ऊपर अटैक किया गया। पीपीपी के लिए वोट गैदरिंग करता था। मसल पावर जो थी रहमान डकैत के लिए, रहमान बलोच के गैंग की, वो सारी पीपीपी उसका यूज़ किया करती थी। तो इस वजह से जो पुलिस थी, बाकी जो अपोनेंट पार्टीज थी, ये सब रहमान डकैत से डरा भी करती थी, दूसरी चीज़ उसको प्रोटेक्ट करके रखती थी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अब कराची में ISI ले आई एक और दूसरे ग्रोह को, दाऊद इब्राहिम का गैंग। हालांकि दाऊद इब्राहिम ने कभी भी कराची में जो एक कोर अंडरवर्ल्ड जैसा मुंबई में उसका था दबदबा, उस तरह का दाऊद इब्राहिम ने कराची में नहीं रखा। लेकिन फिर भी एक पावर स्ट्रगल जो था वो एक आ चुका था रहमान डकैत के और दाऊद इब्राहिम के बीच में, क्योंकि दोनों अब 2 पावर सेंटर्स हो चुके थे कराची के अंदर, अगर मसल पावर में देखा जाए तो। दाऊद इब्राहिम ने कराची के अंदर उसका क्योंकि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता था, क्योंकि ISI की बैकिंग उसको थी, दूसरी तरफ रहमान डकैत को पॉलिटिकल बैकिंग थी, तो ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ थी दोनों को ही ISI ने यहाँ यूज़ करना शुरू किया। लेकिन दोनों के बीच में पावर टसल की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। इस दौरान बताया जाता है कि नूरा जो था दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई, कराची में जब दाऊद का पूरा बिजनेस सेटअप होना शुरू हुआ तो उसने यहाँ पे जो नार्कोटिक ट्रेड था दाऊद का, नार्कोटिक्स ट्रेड में यहीं से वो दाऊद का क्लोजेड बन गया था, उसको समझने लगा था, सीखने लगा था। इसके अलावा कुछ दुबई ऑपरेशंस भी थे जिनमें वो संलिप्त रहता था, दाऊद इब्राहिम के, जो उस समय दुबई में काम चलते थे। इसके अलावा बताया जाता है पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन बिजनेस, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज़ को खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ों का काम भी नूरा को ही दिया गया था दाऊद इब्राहिम के द्वारा, कि मेन आगे जाके काम जो है वो नूरा करेगा, बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो दाऊद इब्राहिम उसमें पीछे रहेगा। ये सारी चीज़ें चलती हैं। डी कंपनी में ओवरऑल कई सारे ऐसे ऑपरेशंस थे जिनकी देखभाल, रखवाली जो थी वो नूरा इब्राहिम कास्कर ही कर रहा था। साल 1993 से 2009 के बीच में नूरा के अगेंस्ट भारत में करीबन 8 ऐसे केसेस थे जो रजिस्टर्ड थे। इसमें कई सारे केसेस एक्सटॉर्शन के और किडनैपिंग के थे। इसके अलावा एक और बड़ा केस था जो कि 1998 में एक कस्टम इन्फॉर्मेंट, एक कस्टम ऑफिसर के सोर्स हुआ करते थे जिनका नाम था रविंद्र सिंह। तो रविंद्र सिंह के मर्डर में 1998 में कस्टम इन्फॉर्मेंट रविंद्र सिंह का जो मर्डर हुआ उसमें भी नूरा का नाम आया था, उसके एक और भाई इकबाल कास्कर के साथ में, तो यहाँ पे भी वो इन्वॉल्व था। कई सारे अलग अलग सीवियर क्राइम में भी उसके नाम इन्वॉल्व रहे हैं दोस्तों। नूरा को अक्यूज़ किया गया था यहाँ पे, उसके ऊपर ये भी आरोप थे कि वो फिल्म प्रोड्यूसर कई सारे बड़े बड़े हैं ऐसे जिनको थ्रेटन कर रहा है, डायरेक्टर्स को धमकी देता है। जब ये पाकिस्तान चला गया था, दुबई चला गया था उसके बाद से। और 2002 में दिल्ली में एक करेंसी काउंटरफीटिंग केस जो था, इसमें भी इसका नाम सामने आया था, जिसके बाद में इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जो था वो इशू किया गया था नूरा इब्राहिम कास्कर के नाम पर। तो रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू हो चुका था। ओवरऑल देखा जाए तो वांटेड था नूरा इब्राहिम, वांटेड भी था, फौजरी के केस थे, फेक करेंसी के केस थे, एक्सटॉर्शन के मल्टीपल कई सारे केस थे, ये सब उसके ऊपर लगे हुए थे। अगर साफ बात है, अगर भारत इस समय पर आता तो उसको कोई ना कोई जो सज़ा थी किसी ना किसी केस में होती। लेकिन इसके बावजूद साल 2006 से ये देखा जाने लगा कि दाऊद इब्राहिम के कराची में जितने भी उसके फैमिली मेम्बर थे, खासकर उसके जो भाई थे अनीस और नूरा, ये अचानक से रेस्टलेस होने लगे भारत आने के लिए। ये पाकिस्तान कराची से भारत आना चाहते थे, अपने पुराने कॉन्टैक्ट जो उनके थे मुंबई में
खासकर भारत में अलग अलग जगह पर कोई ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जिन्हें वो जाना करते थे, उन सब से टच करने लगे, उनसे कांटेक्ट करने लगे। ये सारी चीज़ें हुई और 2006 वही साल था जब नूरा के बारे में बताते हैं कि भारत वापस आने के लिए उसने ये कोशिश की, अपनी पहली कोशिश जो उसने 2006 में की थी कि वो अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए, पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए इंडियन काउंसलेट दुबई जाता है। दुबई पहुंचा, वहाँ पे इंडियन काउंसलेट पहुंचता है, जैसे ही उसने एप्लीकेशन सबमिट की थी, इसके बाद खैर ये एप्लीकेशन डिनाई कर दी गई थी वहाँ से, इसे अप्रूव नहीं किया गया था। तो ये उसका पहला एक प्रयास था जब वो पाकिस्तान से उसने भारत आने का प्रयास किया। 2006 से 2009 के बीच में बताया जाता है कई दफ़ा नूरा इब्राहिम कास्कर दुबई में अपने लीगल एक्सपर्ट्स के साथ में मीटिंग करता था। हर तरह का एक जो वे हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है, उसको एक्सप्लोर करता था, समझता था, सीखता था कि आखिर कैसे वो भारत आ सकता है, जो चार्जेस उसके ऊपर लगेंगे उनको फेस करने का जो एक प्रोसेस रहेगा वो किस तरह का रहेगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लीगल सिस्टम के साथ में काम करते हुए वो मुंबई में रीस्टेब्लिश हो जाए, एक बार फिर से मुंबई में उसको रहने का मौका मिल जाए। ये सारी चीज़ें लगातार इस समय पर बताई जाती हैं, लेकिन ये सारी हरकतें जो थी नूरा की, आपको बता दिया जाए, इस समय पर आईएसआई का ध्यान लगातार खींच रही थी। अब इस बीच एक तरफ आईएसआई की नज़र थी नूरा के भारत वापस आने की लगातार हरकतों पर, लेकिन दूसरी तरफ कराची में दाऊद इब्राहिम और रहमान बलोच, रहमान डकैत के जो गैंग के बीच में राइवलरी थी वो और ज़्यादा उग्र और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। इस बीच का एक वाक़या बताया जाता है कि नूरा, क्योंकि जितना भी रियल एस्टेट का काम था डी कंपनी का, वो कराची में देखा करता था। इस बीच में एक शख्स से नूरा ने फ़ोन पे बात की, उसकी एक ज़मीन हुआ करती थी जिसको, बहुत बड़ी ज़मीन को एक बहुत ही कम दाम में खरीदने के लिए नूरा ने उससे बात की। बाद में उसे दाऊद के डर से धमकाया भी उस शख्स को। वो शख्स निकला रहमान बलोच का एक बहुत ही करीबी इंसान। यहाँ पे उसने जब रहमान बलोच से जाके इस बारे में उसको बताया, रहमान डकैत और दाऊद की जब बातचीत होती है कि यहाँ पे दाऊद रहमान के ही आदमी को उसकी ज़मीन हड़पने का प्रयास कर रहा था, तो एक बहसबाजी जो थी वो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है, जिसकी वजह से जो खटास थी दोनों के बीच में, दोनों गिरोह के बीच में, वो और ज़्यादा गहरी हो गई। रहमान डकैत और दाऊद की जो राइवलरी थी वो इंटेंसिफाई यहाँ से होती है, और इसी के चलते ये जो समय था, बताते हैं कि रहमान बलोच अपने टारगेट पर दाऊद इब्राहिम को या उसके भाइयों को ले चुका था। साल 2009 आते-आते, आपको हमने जैसा बताया 2006 से शुरुआत कर दी थी नूरा ने लगातार जाने के प्रयास की कि कैसे पाकिस्तान से भारत आया जाए। साल 2009 आते-आते बताते हैं कि फरवरी 2009 की बात है जब नूरा ने अपने लॉयर केसवानी, जो उसके लॉयर हुआ करते थे दुबई में उनसे जाके मुलाकात की, उनसे कॉन्टैक्ट किया, वहाँ पे जाके उनसे मिला और उनसे पूछा कि आखिर मेरे खिलाफ कौन-कौन से केसेज़ हैं भारत में जो अभी चल रहे हैं, मैं भारत आना चाहता हूँ। केसवानी ने चेक किया और ये बताया कि 2 केसेज़ ऐसे हैं जो इस समय तुम्हारे खिलाफ हैं। उनमें से एक तो केस जो है वो एक छोटा केस है तारदेव का, मुंबई के अंदर। दूसरा केस है 1998 में जो कस्टम इन्फॉर्मेंट का मर्डर तुम लोगों ने किया था, उसका केस। इसमें जितने भी लोग हैं, 15 और लोग उसमें अक्यूज़ थे, उसमें आरोपी थे, नूरा के अलावा, जिसमें उसका एक और भाई इकबाल कासकर भी था। तो इकबाल कासकर भी जब पाकिस्तान से भारत आया था तो उसको वहाँ पे चार्ज किया गया था इस केस में। तो ये सारी चीज़ें बताई कि एक ये वाला केस है, तो कुल मिला के 2 केसेज़ हैं। नूरा अपने लॉयर से लगातार ये हर पॉसिबल वे जो है सरेंडर का, वो डिस्कस करना यहाँ से शुरू कर देता है। सारी जब उसकी प्रोसेस, उसकी बातचीत हो चुकी थी अपने लॉयर से कि क्या लीगल इम्प्लीकेशन रहेंगे, किस तरह से मैं भारत में जाके सरेंडर कर सकता हूँ, आईएसआई इस समय भी नूरा पे अपनी नज़र बनाए हुई थी। खैर, यहाँ से फरवरी के विजिट के बाद आईएसआई के जो लोग थे उनसे नूरा की खास तौर पर बातचीत भी होती है, एक प्रॉपर बातचीत यहाँ पे हुई। नूरा ने मार्च 2009 में, बताया जाता है शुरुआती दिनों में मार्च 2009 के, आईएसआई के जितने भी लोग थे जो उसकी पहचान के थे, उनके सामने ये अपनी डिज़ायर जो थी भारत जाने की वो एक्सप्रेस की, उनके सामने ये बात रखी, लेकिन उन्होंने साफ सख्त मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपको हम भारत नहीं भेज सकते, यहाँ आपको अगर कोई दिक्कत तकलीफ है तो वो आप हमें बता सकते हैं। ये सारी बातें हुई। इसके बाद भी एक और ट्रिप बताया जाता है जब नूरा अपने लीगल एडवाइज़र से, अपने लीगल एक्सपर्ट से उसने मुलाकात की, वहाँ पर जाके पूछा कि आखिर क्या करना चाहिए अब। लेकिन यही हमारी एजेंसीज़ जो हैं, भारत की खुफिया एजेंसीज़, वो बताती हैं कि आईएसआई को पूरी तरह से ये डर था कि अगर नूरा भारत आता है, अगर वो भारत आया, यहाँ पे अरेस्ट हुआ, इंडियन एजेंसीज़ के सामने उसका इंटेरोगेशन होगा, और उस इंटेरोगेशन में जितनी भी आईएसआई की, डी कंपनी की, दाऊद इब्राहिम की, दोनों की साथ में मिलकर जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हैं, उनका खुलासा हो जाएगा। आईएसआई के जितने सीक्रेट्स हैं वो लीक हो जाएंगे, और वर्ल्ड फोरम पर, वर्ल्ड लेवल पर भारत के पास पाकिस्तान को दबाने का, पाकिस्तान को सामने रखने का कि ये कैसे टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, कैसे दाऊद इब्राहिम यहीं पे छुपा हुआ है इतने समय से, और किस तरह से एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ पाकिस्तान करता है, इन सब चीज़ों के एविडेंस जो हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, वो भारत के पास आ जाएंगे। और इस बीच एक और रिपोर्ट सामने आती है कि जब दाऊद का दूसरा भाई अनीस इब्राहिम, उसने भी भारत आने का एक प्रयास किया था, अपने जो एक लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस हैं, ये सब भी डिस्कस उसने किए थे, इवन एट द रिस्क ऑफ बीइंग अरेस्टेड अपॉन रिटर्न, यानी कि जब वो वापस आएगा तो वो अरेस्ट हो सकता है, इसके बावजूद उसने ये सारी चीज़ें की थी।
हमारी एजेंसीज कहती हैं कि इसी के बाद यहीं से आईएसआई का एक जो गेम प्लान था, जिसको घिनौना गेम प्लान कहा जा सकता है, द डर्टी गेम ऑफ आईएसआई, ये यहीं से शुरू हुआ था, जिसमें आईएसआई ने इब्राहिम ब्रदर्स को एक एक करके एलिमिनेट करने का प्लान बना लिया था। आईएसआई के सामने यहाँ एक चैलेंज था कि उसके टॉप एसेट दाऊद इब्राहिम को टारगेट करना है, दाऊद इब्राहिम के भाई को एलिमिनेट करना है, तो आखिर कैसे किया जाए। और इसी वजह से यहाँ पे दाऊद की और लियारी गैंग की, यानी कि रहमान डकैत के गैंग की जो राइवलरी चल रही थी लंबे समय से, इसका आईएसआई ने यूज़ किया। कुल मिला के रहमान डकैत को यूज़ किया जाता है, उसे टास्क दिया गया कि तुम्हें सबसे पहले नूरा और उसके बाद अनीस इब्राहिम को टारगेट करना है। यहाँ पे जब ये टास्क लियारी गैंग को दिया गया आईएसआई के द्वारा, रहमान डकैत ने अपने सबसे क्लोजेस्ट एड, सबसे उसका जो साथी था, उसका राइट हैंड एक तरह से, बाबा लाडला जिसका नाम था, उसे इस काम के लिए चुना। और यहाँ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 29 मार्च का वो दिन था, 29 मार्च 2009, महज कुछ ही दिनों के बाद में, जब आईएसआई के सामने नूरा ने अपनी एक ख्वाहिश रखी थी कि वो जाना चाहता है भारत वापस। आईएसआई देख रही थी पिछले 2-3 महीनों से कि नूरा लगातार अपने लीगल एक्सपर्ट से मिल रहा है, दुबई जाकर, भारत कभी भी जा सकता है, उनके लिए खतरा था। इस वजह से 29 मार्च 2009 का ये दिन था जब 51 साल के 51 ईयर के नूरुल इब्राहिम कास्कर को, नूरा को किडनैप किया जाता है रहमान डकैत गैंग के द्वारा, उसके घर के जस्ट पास से, वो घर जहाँ पे दाऊद इब्राहिम रहता है, जिसको बहुत ही सेफ शेल्टर कहा जाता है आईएसआई का। यहाँ से, ऐसे घर से नूरा को किडनैप किया गया रहमान डकैत गैंग के द्वारा। दाऊद से फिरौती की मांग की गई 50 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ में फिरौती की मांग की जाती है। 2 दिन तक बंधक बना के नूरा को रखा गया। उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर के मार्क जो थे वो भी मिले थे, सीवियर टॉर्चर उसको इस दौरान किया गया। और रैंसम जो था, जो फिरौती थी, वो तो दाऊद इब्राहिम ने देने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, लेकिन ये लोग चाहते ही थे कि ये जो नूरा था उसको पूरी तरह से रास्ते से हटाना है। 31 मार्च का दिन बताया जाता है जब 31 मार्च को जो बॉडी थी नूरा की, वो दाऊद इब्राहिम के कराची के उस वाइट हाउस, जो घर जिसका नाम है कराची में दाऊद इब्राहिम के घर का, उस घर के पास में ही इस बॉडी को डंप कर दिया जाता है। जब बॉडी को देखा गया था नूरा की, उस पर 6 से 7 गोलियों के निशान थे जो उसके सिर के आसपास मारी गई थी। दूसरी चीज़, उसकी बॉडी पर सीवियर टॉर्चर के साइंस थे। ये एक्ट पूरी तरह से रहमान डकैत का था। वो जाना जाता था इसीलिए कि वो ब्रूटैलिटी दिखाता है कभी भी अगर किसी को उसको किल करना होता है, मारना होता है। और दाऊद के लिए एक बड़ी वार्निंग थी ये रहमान डकैत की तरफ से। इस इंसिडेंट ने दाऊद इब्राहिम को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। नूरा सिर्फ उसका एक छोटा भाई नहीं, उसके कई सारे जो दुबई के धंधे थे उनको अभी भी देखता था। महज 3 घंटे के अंदर ही, ये बताया जाता है कि 3 घंटे ही थे, 3 घंटे के अंदर कराची में ही सीक्रेटली एक जगह पर दफना दिया जाता है नूरा के शरीर को। और इस फ्यूनरल में नूरा की दाऊद इब्राहिम तक को जाने नहीं दिया गया था, ना ही दाऊद इब्राहिम को अटेंड करने दी गई उसके छोटे भाई की फ्यूनरल, इस फियर से, इस डर से कि कहीं दाऊद इब्राहिम की जो लोकेशन है, जब मीडिया वहाँ पहुँचेगी या मान लीजिए कोई फोटोज़ वायरल हो जाते हैं, तो कहीं लोकेशन उसकी पाकिस्तान में डिक्लेयर ना हो जाए। और दाऊद इब्राहिम को ताज्जुब की बात यह है कि मना किसने किया था? खुद उसी आईएसआई ने, जिसने रहमान डकैत का यूज़ करके उसके भाई को, नूरा को, मरवाया था। खुद आईएसआई ने ही यहाँ पे दाऊद इब्राहिम को इस फ्यूनरल को अटेंड करने से मना किया था, इसके स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस दिए थे। क्योंकि आईएसआई को साफ तौर पर यह डर था कि अगर इब्राहिम फैमिली, दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, छोटा शकील, ये सब अगर यहाँ पे आएंगे तो ये मीडिया अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये बात साफ हो जाएगी कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान के कराची में ही रह रहा है। तो इस वजह से जो इंस्ट्रक्शन थे वो सिर्फ दाऊद के लिए नहीं थे, छोटा शकील और अनीस को भी नहीं देखा गया था उस फ्यूनरल के अंदर। यहाँ ये फ्यूनरल हो जाती है नूरा की, उसको मार दिया गया था, दाऊद इब्राहिम के भाई को मार दिया गया था। यहाँ तक कि बताया जाता है कि आईएसआई ने ये सारी चीज़ें छुपाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि अब खबर तो जाएगी ही कि नूरा की मौत हो चुकी है, तो इसे बताने के लिए एक फर्जी खबर चलवाई छोटा शकील ने कुछ मुंबई के जर्नलिस्ट को कॉल कर खास तौर पर यह बताया कि नूरा जो है दुबई में उसकी मौत हुई है एक लंबी चली आ रही इलनेस की वजह से, दूसरी बार में बताया कि किडनी फेलियर की वजह से, तीसरी बार में बताया हार्ट अटैक की वजह से। अलग अलग जर्नलिस्ट को अलग अलग तरह की खबर ये दी गई। आईएसआई के कहने पर छोटा शकील ने यह काम किया। इट वॉज ड्यू टू दिस कॉल, ये बताया जाता है रिपोर्ट में कि ये इसी वजह से ये था कि कुछ सेक्शन मीडिया के ऐसे थे जो कि इनिशियली यही रिपोर्ट कर रहे थे कि नूरा जो है उसकी शाम को 5:30 बजे मार्च 31 दुबई में मौत हो चुकी है किडनी फेलियर से। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसीज, जब उनको ये पता चला कि दाऊद इब्राहिम के भाई की एक नेचुरल कॉज से डेथ बताई जा रही है, क्या ये दुबई में हुई है, पाकिस्तान में हुई है, जांच करना बनता था। जब खबरें निकाली गई तो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये फाउंड किया, ये निकाला सामने कि नूरा किसी नॉर्मल डेथ नहीं थी उसको किडनैप किया गया था और बलोच गैंग के द्वारा उसको मारा गया है। अब यहाँ नूरा के बाद अगला नंबर आईएसआई की लिस्ट में अनीस का था, क्योंकि अनीस इब्राहिम भी था जिसने लीगल इम्प्लिकेशंस को एक्सप्लोर किया था, देखा था कि आखिर भारत पाकिस्तान से कैसे जाया जा सकता है, क्या वो जा सकता है, वहाँ पे सरेंडर कर सकता है। इस वजह से बताते हैं कि आईएसआई की हिट लिस्ट में होने के
बाद महज 3 महीने के अंदर नूरा की डेथ के अनीस के ऊपर आईएसआई ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग हिट किया। अनीस इब्राहिम 6 जून 2009 को उसको टारगेट किया गया जब वो एक पाकिस्तान के अल हबीब बैंक एटीएम के सामने था। उसके सामने था, बैंक से निकला हुआ था, अपनी कार की तरफ आगे बढ़ रहा था। अचानक से कुछ अनआइडेंटिफाइड गनमैन आते हैं, ऐसे हमलावर आते हैं जिन्होंने अपना नकाबपोश थे, मुंह ढांक रखा था। अचानक आके उस पर मल्टीपल गनशॉट फायर करते हैं, कई गोलियां चलाते हैं, लेकिन यहाँ अनीस बच जाता है। ये बात साफ है कि वो गोलियां चलाई गई थी सिर्फ उसे डराने के धमकाने के लिए। ये एक वार्निंग सिग्नल था दाऊद के लिए, दाऊद के उन परिवार वालों के लिए, खासकर अनीस के लिए, कि आप ये समझ जाएं कि आईएसआई नहीं चाहती कि ये लोग भारत वापस जाएं यहाँ से। और शायद ये देखा गया कि ये लोग समझ भी गए, खासकर दाऊद इब्राहिम समझ गया, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट हिट करके इस तरह से वार्निंग दे के आईएसआई ने, नूरा की इसमें हत्या हुई, अनीस के ऊपर फायरिंग हुई, लेकिन दाऊद इब्राहिम को, उसके टॉप एसेट को उसने यहाँ सेव कर लिया था। इसके बाद कभी भी नहीं देखा गया कि इन लोगों ने, दाऊद के किसी भी घर वाले ने इस तरह की इच्छा जाहिर की हो भारत वापस आने की। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो साफ बताता है कि कराची के अंदर एक तरफ जब लियारी गैंग था, एक तरफ दाऊद इब्राहिम गैंग था, तो उसमें दाऊद गैंग का पलड़ा जो था वो भारी था। ये इस तरह से सामने आता है, ये साफ इशारा करता है कि दाऊद क्योंकि अपने भाई की, नूरा की मौत का बदला लेना तो चाहता ही था। महज यहाँ से 2 महीने के बाद आप देखें, जब अनीस के ऊपर अटैक हुआ है, और अगर अनुमान लगाया जाए तो 5 महीने के अंदर नूरा की डेथ के कराची में अगस्त 2009 में अचानक से रहमान डकैत की एक पुलिस एनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है। रहमान डकैत का ये जो एनकाउंटर अगस्त 2009 में हुआ था, इसके बारे में कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी बनी पाकिस्तान के कराची में। कई लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया और ये कहा साफ तौर पर कि ये दाऊद इब्राहिम के इन्फ्लुएंस से एक फेक एनकाउंटर किया है चौधरी असलम ने, कराची पुलिस के एसएसपी चौधरी असलम ने। तो ये सारी बातें सामने आई। ये बताया गया कि पीपीपी का जो सपोर्ट था, वो प्रोटेक्शन जो था वो यहाँ से हटा था जब नूरा की मौत हुई यहाँ दाऊद इब्राहिम के भाई की। तो इस वजह से भी रहमान डकैत के पास अब वो सिक्योरिटी नहीं थी और उसे एक फेक एनकाउंटर में मारा गया है दाऊद इब्राहिम के कहने पर। तो ये बात यहाँ से साफ समझ में आती है कि आईएसआई के लिए दाऊद उस समय पर भी एक टॉप एसेट था। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। बहुत समय से आप लोगों की कमेंट बॉक्स में फरमाइश आती थी, आप लोग कहते थे कि अंडरवर्ल्ड के लिए वीडियोस बनाइए, उसके कुछ कहानियाँ ऐसी बताइए जो पहले हम किया करते थे। तो आज ये एपिसोड आपके लिए लेकर हाजिर थे। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगले और भी जो आपके टॉपिक्स हैं वो भी बताइएगा, उन पे भी वीडियोज़ जो हैं आगे बनाए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।